मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा अक्सर परिचय कराते हैं कि हम प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आते हैं, तो पहली बात तो मैं अपना प्रतिवाद दर्ज करता हूं। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ बलात् आके कब्जा कर लिए हैं। वो प्रवासी हैं और यहाँ पर वो केवल अपना लूटतंत्र विकसित कर रहे हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ का विकास सबका सब बाधित हो गया है। हम यहीं से शुरू करते हैं, बनारस से ही। 1917 में भी जब यहाँ आए थे, उस समय भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बच्चियों के साथ व्यभिचार हुआ, बलात्कार हुआ, उन्होंने आंदोलन किया। और नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद रहते हुए, नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, सब लोग बनारस में थे और उसी रास्ते से होकर उनको गुजरना था और वो रास्ता उन्होंने त्याग दिया, पतली गली पकड़ करके निकल गए। आज फिर हम जब हम लोग बैठे हैं तो बिल्कुल वैसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईटी की छात्रा के साथ निहायत घृणित दुष्कर्म हुआ है और उसको लेकर के बनारस के छात्र आंदोलित हैं और उस आंदोलित छात्रों पर ये लाठी चलाई जा रही है, उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और उसके निदान के लिए वहां का कुलपति ये कह रहा है कि इसको ये पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस को बांट दिया जाए तो सारी उस समस्या के आईटी के छात्र होते हैं। तो इस तरीके का समाधान हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद जी निकाल रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कि बनारस के सांसद और इस समय के प्रधानमंत्री जी का देश के विकास में, देश के आम आदमी के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये काम क्या कर रहे हैं? तो साहब अपने मित्रों को घूम घूम के दुनिया के पैमाने पर भी इनकी विदेश नीति भी अपने मित्रों के हितों को संरक्षण रख करके है। अभी आपने देखा कि लंका में भी बिजली का ठेका अपना दिलवाया, अडानी को जाकर के दिलवाए। ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे चीन में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, माने देश को तो पूरा बेच करके दे ही रहे हैं और दुनिया के पैमाने पर ये घूम घूम करके इनकी पूरी विदेश नीति इस पर केंद्रित हो गई है कि हमारे मित्रों को कहां से कितना ज्यादा से ज्यादा ठीका मिल सकेगा, उसको लेकर के है। अब हम आते हैं अपने चुनावों पर। अभी हार्ट केक बना हुआ है ये 5 राज्यों का चुनाव। 5 राज्यों का चुनाव लगभग 4 चरण में हो रहा है। 7 तारीख, 17 तारीख, 25 नवंबर और 30 नवंबर, जिसकी शुरुआत जो है तो कल होने जा रही है। अपना कल वोटिंग होगा और कल वोटिंग होगा छत्तीसगढ़ के पहले चरण का और मिजोरम का। मिजोरम एकदम से मुख्य धुरी से कटा हुआ है। मिजोरम के बगल में मणिपुर में 6-7 महीने से आग लगी हुई है। उसको बुझाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को माने जाना तो दूर रहा, चर्चा तक करने की उनको फुर्सत नहीं है। और मिजोरम जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां उनकी सरकार भी है, उसके बगल में मणिपुर में भी सरकार है, वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो इस तरीके से ये लोग इस गंभीरता को ले रहे हैं। और वहीं पर अभी छत्तीसगढ़ में भी कल पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में इन्होंने कल व्यापक धमाका किया है कि भूपेश बघेल के ऊपर ये इन्होंने ईडी को भेज दिया है और वहां छापा हो रहा है। और एक अपने ही प्लान तरीके से इन्होंने कहा कि एक ये जुआ खिलाने का ऐप है, महादेव वेटिंग ऐप, और क्योंकि उन लोगों ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को इन लोगों ने दिया है। जहां ये हो रहा है वहीं पर राजस्थान में भी धमाका किया है अशोक गहलोत ने। वहां पर भी ये लोग अपना ईडी को भेज करके वो कराने की कोशिश कर रहे थे और वहां की प्रदेश सरकार ने उन ईडी वालों को ही गिरफ्तार कर लिया। 15 लाख रुपए घुस लेते हुए ये ईडी के लोग वहां हुए। तो इस तरीके से घात प्रतिघात का कार्यक्रम अपना पूरी तरीके से चल रहा है और 5 राज्यों का चुनाव निश्चित रूप से निर्णायक चुनाव होने वाला है। अब हम आएंगे कि इन 5 राज्यों के चुनाव में सीधा सीधा एनडीए वर्सेस इंडिया का ये चुनाव होने वाला था, लेकिन इंडिया गठबंधन बना तो था, इंडिया गठबंधन बड़ी तेजी से उसका वो भी किया, लेकिन कांग्रेस के छोटे से अति महत्वाकांक्षी कहिए या बेवकूफी पूर्ण निर्णय से वह इंडिया गठबंधन की जो साख थी उसको धक्का लगा है। और धक्का नहीं लगा है, वो आज की तारीख में भी ताता थम्मा होने की तो कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बार बार धक्का लगाते जा रहे हैं। इनका क्या कहना है कि साहब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तो ये कोई हैसियत नहीं है, वो वहां क्यों मांग रहे हैं। वही स्थिति राजस्थान में भी है, अपना वही स्थिति तेलंगाना में है। अब उसको लेकर के तनाव इतना बढ़ गया है
कि उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया समाजवादी पार्टी ने। और फिर जाहिर सी बात है कि उन्हीं के आधार पर अगर ये कहा जाए कि फिर तो उत्तर प्रदेश में भी आपकी कोई औकात हैसियत नहीं है, एक भी सीट आप स्वयं अपने बल पर लड़ पाने की भी स्थिति में नहीं है। तो फल क्या हुआ है कि अभी ये हो रहा था कि ये विधानसभा चुनाव के बाद जो तो वो लोकसभा चुनाव के लिए बैठा जाएगा, लेकिन उसके पहले ही अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके इन लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम कम से कम 65 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी 15 सीटें हम अपने एलाइज के लिए छोड़ देंगे। तो कम से कम इन लोगों ने इतनी तो वो सदाशता बरती है कि अपने एलाइज का नाम तो कम से कम ले रहे हैं कि हम 15 सीट अपने एलाइज के लिए छोड़ेंगे। और अब एलाइज में भी इतना बड़ा कलेजा करके अपना समाजवादी पार्टी बैठी है कि जनता दल यू को भी छोड़ने को तैयार है, राष्ट्रीय लोक दल को भी छोड़ने के लिए तैयार है, अपना दल कमेरावादी को भी छोड़ने के लिए तैयार है, और कांग्रेस पर भी विचार करने के लिए हम तैयार है तमाम कटुताओं के बावजूद। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में या 2024 के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा हमारा टारगेट है कि ये सब कुछ रख के हम करेंगे ही क्या, जब हम 24 का चुनाव में अगर हम इस भस्मासुर को अगर हम परास्त नहीं कर पाएंगे तो फिर के लिए क्या हुआ साहब। अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण और ये उसको लेकर के गए हैं और वहां पर वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन उसके पहले ही इनकी धृष्टता देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इन्होंने जारी कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड विधिवत 6 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है। तो इनको किसी चीज की इनको परवाह नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं की, कोर्ट के निर्णय की, जनता के जनादेश की, ये सब की अवहेलना करते हुए ये लोग उस पर आमादा है। और जाहिर सी बात है इन लोगों ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को किया है वह एक तरीके से राजनीतिक घूस की श्रेणी में आएगा। चोरी छिपे आपको जो आदमी पैसा दे रहा है उसको अपना स्रोत बताने की वो जरूरत नहीं है, और कौन आदमी आपको दिया यह भी आप नहीं बताएंगे। तो एक तरीके से आप और सारे राजनीतिक दलों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इसके चलते चुनाव को इतना महंगा ये लोग कर दिए हैं कि आम आदमी या छोटे मोटे दल या जो लोग जनता के ऊपर आश्रित होकर के चुनाव लड़ने वाले हैं वो लोग हिम्मत नहीं कर सकते हैं अपना चुनाव लड़ने का। तो इन सब परिस्थितियों में हमारा पिछला सप्ताह बहुत ही धमाकेदार रहा है, बहुत ही निर्णायक रहा है दुनिया के राजनीति के लिए भी। दुनिया में भी कतर में अभी हमारा जो तो वो इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में तो भारत ने कहीं कोई चर्चा नहीं किया, और पूरी की पूरी विदेश नीति को ये पुराने अपने विदेश नीति को तिलांजलि देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उससे अलग जाकर के अपना व्यवहार कर रहे हैं। और कतर में हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा हो गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये सरकार जो निहायत निकृष्टता और अपनी अक्षमता और अपनी नपुंसकता की अपना पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है, इसको पराजित करने वाले आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस पर कोई बहुत ही व्यापक निर्णय लिया जाएगा। और अभी भी उम्मीद कायम है, इंडिया गठबंधन अगर 1-to-1 फाइट हो जाएगी तभी हम इस भस्मासुर सरकार को हम परास्त कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी की विराम देते हैं। धन्यवाद।